हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। तो आज की वीडियो में शुरू करते हैं मोशन, गति। गति चैप्टर जो है आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं भौतिक विज्ञान में। चैप्टर का नाम है मोशन। ठीक है, तो गति किसे कहते हैं? किसी वस्तु की स्थिति अन्य वस्तुओं की अपेक्षा समय के साथ साथ बदलती है तो उस वस्तु की गति को तो उस वस्तु को गति कहा जाता है। मतलब अगर किसी वस्तु की स्थिति जो है अन्य वस्तुओं की अपेक्षा समय के साथ बदलती है तो उस वस्तु को गति में कहा जाता है। जैसे ट्रेन चल रही है, ठीक है, और ट्रेन में जो लोग बैठे होते हैं वो लोग देखते हैं कि पेड़ पौधे जो हैं उनसे पीछे चले जा रहे हैं। मतलब समय के साथ साथ उनकी स्थिति बदल रही होती है। ठीक है, इसका मतलब वो जो होते हैं वो गति में होते हैं। इसका मतलब ट्रेन गति में है, इसको कहते हैं गति। किसी वस्तु की स्थिति अन्य वस्तुओं की अपेक्षा समय के साथ बदलती है तो उसे क्या कहते हैं? गति कहते हैं। आगे, गति के प्रकार कितने हैं? गति के प्रकार, सबसे पहले रैखिक गति क्या होती है? इसमें रैखिक गति को लीनियर मोशन भी कहते हैं, लीनियर मोशंस। इसमें वस्तुएं सीधी रेखा या वक्र रेखा पर चलती हैं। अगर कोई वस्तु एक सीधी रेखा में चल रही है, बिल्कुल सीधी जा रही है, या किसी वक्र रेखा पर चल रही है, जैसे कि बंदूक से निकली हुई गोली, पटरी पर चलती हुई ट्रेन, ठीक है, तो इस टाइप में जो गति होती है उसको कहते हैं रैखिक गति या लीनियर मोशन। जब कोई वस्तु एक सीधी या वक्र रेखा पर चलती है तो उसको रैखिक गति कहते हैं, लीनियर मोशन कहते हैं। वृत्तीय गति, सर्कुलर मोशन क्या होता है? इसमें वस्तुएं वृत्ताकार पथ पर चलती हैं। जब कोई वस्तु वृत्ताकार पथ पर गति करती हैं, इस टाइप में चलती हैं, ठीक, घूमती हैं, तो इस टाइप की गति को सर्कुलर मोशन कहते हैं, वृत्तीय गति कहते हैं। जैसे सूर्य के चारों ओर पृथ्वी की गति, मतलब पृथ्वी जो है सूर्य के चारों ओर गति करता है, तो ये गति जो है सर्कुलर मोशन वाली गति हुई। आगे, दोलनीय गति, ऑक्सीलेटरी मोशंस। इसमें एक वस्तु निश्चित बिंदु के आगे पीछे या ऊपर नीचे गति करती है। जैसे दीवार घड़ी के पेंडुलम की गति। दीवार घड़ी आप सभी लोगों ने देखी, उसमें एक पेंडुलम होता है और ये टू एंड फ्रो मोशन करता रहता है। ठीक है, एक ही पथ को बार बार दोहराता रहता है। ये दीवार घड़ी के पेंडुलम की पीछे ऊपर या नीचे गति करता रहता है, तो इस गति को ऑक्सीलेटरी मोशंस कहते हैं। आवर्तीगत, पीरियोडिक मोशंस। इसमें वस्तु अपनी ही गति को समय के साथ निश्चित अंतरालों पर दोहराती है। जैसे झूले की गति, सिलाई मशीन की सुई की गति, झूले की गति और सिलाई मशीन की गति, ये गति को आवर्ती गति कहते हैं। अपने सेम पाथ को बार बार रिपीट करना, ठीक है, पीरियोडिक मोशंस कहते हैं, आवर्ती गति कहते हैं। इसके बाद आते हैं दूरी किसे कहते हैं? डिस्टेंस। जब कोई कण एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक जाता है तो पाथ की जो उसका पाथ होता है, पूरी लंबाई कण द्वारा तय की गई, उसको दूरी कहते हैं। जैसे कोई मान लो कण यहाँ से ए से बी तक गया, बी से सी तक गया, ए से बी गया, बी से सी गया, तो ये जो पाथ बन रहा है, इस पाथ की जो लंबाई होगी यहाँ से ये और ये, इसको कहेंगे दूरी। कि कितनी दूरी कवर कर रहा है। मान लो 4 किलोमीटर ये है, पहले गया ए से बी तक और बी से सी तक गया 5 किलोमीटर। ठीक है, तो 5 4 कितना हो गया? 9 किलोमीटर। तो ये दूरी कितनी होगी? 9 किलोमीटर। ठीक है, तय की गई दूरी एक अदिश राशि होती है। दूरी एक अदिश राशि होती है क्योंकि इसको डायरेक्शन की ज़रूरत नहीं होती, इसको दिशा की ज़रूरत नहीं होती है। जैसे यहाँ गया फिर इधर चला गया, ठीक है, और यहाँ पहुँचने के लिए कैसे भी जा सकता था, इधर से घूम घूम के। तो उसकी जो पाथ होती है, पाथ की लंबाई को दूरी कहते हैं। इसीलिए दूरी एक अदिश राशि है, क्योंकि दूरी केवल परिमाण होता है। दूरी में केवल परिमाण होता है, दिशा की ज़रूरत नहीं होती, इसमें दिशा की ज़रूरत नहीं होती है। नेक्स्ट, विस्थापन। किसी कण द्वारा तय की गई न्यूनतम दूरी विस्थापन कहलाती है। या इसको बोल सकते हैं कि दो बिंदुओं के बीच की निम्नतम दूरी को विस्थापन कहते हैं। किसी कण की प्रारंभिक तथा अंतिम बिंदु के बीच की दूरी को विस्थापन कहते हैं। जैसा भी मैंने एग्जांपल दिया था, मान लो ये ए है और ये बी है और ये सी है। एक यहाँ पे ये कोई स्थान सी है, ये स्थान बी है, ये मैं स्थान ए से बी तक गया और बी से सी तक गया। तो ए से बी और बी से सी, जैसे मान लो ये मैं 4 किलोमीटर ये गया और 3 किलोमीटर ये गया। ठीक है, तो 4 3 7, अगर दूरी की बात करें तो ये कितनी हो जाएगी? 7 किलोमीटर डिस्टेंस हो जाएगी। और अगर विस्थापन की बात करें, डिस्प्लेसमेंट की बात करें, तो क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? प्रारंभिक और अंतिम बिंदु के बीच की निम्नतम दूरी। तो ए से सी के बीच की दूरी जो होगी वो क्या होगी? विस्थापन कहलाएगी, डिस्प्लेसमेंट होगी, निम्नतम दूरी। और ये कितनी होगी? और यहाँ पे ये क्या बन रहा है? ये 90 डिग्री का एंगल बनेगा, तो इसको क्या कहेंगे? ये एक राइट एंगल ट्रायंगल बनेगा, ये बेस हो जाएगा, ये परपेंडिकुलर, ये हाइपोटेनियस। तो हाइपोटेनियस आपको पता है, हाइपोटेनियस इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस
परपेंडिकुलर का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 16 और 3 का स्क्वायर क्या आ जाएगा 9, तो कितना हो जाएगा 25, 25 का स्क्वायर रूट कितना आ जाएगा 5। तो जो डिस्प्लेसमेंट आएगा, जो विस्थापन आएगा वो कितना आएगा 5 किलोमीटर। तो देख रहे हो दोस्तों, दूरी हो रही है 7 किलोमीटर और विस्थापन कितना हो रहा है 5 किलोमीटर। तो विस्थापन जो होती है वो एक सदिश राशि होती है, क्योंकि विस्थापन को दिशा की ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि अगर आप डायरेक्ट आपको ए से सी तक जाना है तो आप ऐसे चले जाओगे, अगर घूम के जाओगे तो ज़्यादा पड़ेगा, इसीलिए विस्थापन जो होती है उसमें दिशा की ज़रूरत पड़ती है। तो विस्थापन एक सदिश राशि, परिमाण और दिशा दोनों होते हैं। नेक्स्ट, चाल। किसी वस्तु द्वारा एक छोटे समय में के अंतराल में तय की गई दूरी, उस समय अंतराल के अनुपात को वस्तु की चाल कहते हैं। मतलब चाल बराबर जो होता है दूरी बटे समय होता है, p इज इक्वल टू एस अपॉन टी। चाल जो होता है दूरी बटे समय, एस अपॉन टी। इसकी जो यूनिट होती है, इसकी जो इकाई होती है वो होती है मीटर पर सेकेंड। ये इसकी एसआई मात्रक है इसका, मीटर पर सेकेंड। और चाल भी होती है एक अदिश राशि होती है। क्या होती है? अदिश राशि। चाल एक अदिश राशि होती है, इसकी इकाई होती है मीटर पर सेकेंड। इसका फॉर्मूला होता है बी इज इक्वल टू एस अपॉन टी, या चाल बराबर दूरी बटे समय। या चाल को क्या कहते हैं? स्पीड। इसके बाद औसत चाल क्या होती है? किसी वस्तु द्वारा किसी समय अंतराल में तय की गई कुल दूरी, उसमें कुल लगे समय के अनुपात को उस वस्तु की औसत चाल कहे गए। तो औसत चाल का फार्मूला क्या होता है? तय की गई कुल दूरी और दूरी तय करने में लगा कुल समय। तो औसत चाल बराबर कुल चली गई दूरी बटे कुल लगा समय, इसको कहते हैं औसत चाल। ठीक है। और औसत चाल का एक फार्मूला और होता है, अगर कोई आदमी ए से बी तक जा रहा है और मान लो ए से बी तक गया और वो B1 चाल से गया, ठीक है, ए से बी पहुंच गया और बी से फिर वापस आया, फिर ए से आया और दूसरी स्पीड से मान लो B2 स्पीड से आया, तो अगर इस कंडीशन में आपको उसकी औसत चाल निकालनी है तो फॉर्मूला यहाँ पे बन जाता है 2B1 B2 अपॉन B1 प्लस B2। तो इस फार्मूले का यूज करके हम औसत चाल या एवरेज स्पीड को निकाल सकते हैं। बस कंडीशन क्या होना चाहिए? ए से बी तक जाएगा और बी से ए तक वापस आ जाएगा, स्पीड अलग अलग होनी चाहिए, ठीक है। और डिस्टेंस क्या होनी चाहिए? इक्वल। जो हमारी डिस्टेंस है दोनों कंडीशन में बराबर होनी चाहिए। और वेलोसिटी जो है, औसत चाल जो बी जो है वो अलग अलग होना चाहिए। तो यहाँ पे औसत चाल जो निकालते हैं 2B1 B2 अपॉन B1 प्लस B2 से फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। तो ये औसत चाल, वैसे औसत चाल का जो बेसिक फार्मूला है वो यही है, कुल चली गई दूरी बटे कुल लगा समय। नेक्स्ट, एक समान चाल क्या होती है? यूनिफॉर्म स्पीड। अगर कोई वस्तु बराबर समय अंतराल में बराबर दूरी तय करे, मतलब बराबर समय अंतराल में बराबर दूरी तय करे, तो उस वस्तु को एक समान चाल कहते हैं। एक समान चाल मतलब कोई बस समान समय में समान दूरी तय करे। मान लो 1 घंटे में 50 किलोमीटर जाती है कोई वस्तु, ठीक है, और दूसरे घंटे में भी 50 किलोमीटर जाती है, तो मतलब समान समय में समान दूरी तय कर रही है, तो इसको क्या कहते हैं? एक समान चाल कहते हैं। असमान चाल, अगर कोई वस्तु समान समय में या बराबर समय अंतराल में असमान दूरी तय करे तो उसको कहते हैं असमान चाल। नॉन यूनिफॉर्म मोशन, इसको यूनिफॉर्म मोशन कहते हैं। अब आते हैं वेग पे। वेग क्या होता है? किसी गतिमान वस्तु का वेग इकाई समय में वस्तु का विस्थापन है, ठीक है। अब यहाँ पे सबसे पहले इधर से हमने पढ़ा था चाल। चाल इज इक्वल टू होता है दूरी बटे समय। ऐसे इसको विस्थापन की अगर बात करेंगे तो विस्थापन बी के ऊपर डैश लगा देंगे। विस्थापन इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, मतलब विस्थापन बहुत सॉरी वेग इज इक्वल टू विस्थापन बटे समय। विस्थापन बटे समय। तो वेग का जो फार्मूला होता है वो होता है विस्थापन बटे समय। वेग बराबर विस्थापन बटे समय, और इसकी जो मात्रक होता है इसका वो होता है मीटर पर सेकेंड। इसका मात्रक होता है मीटर पर सेकेंड, और ये एक सदिश राशि है। चाल एक अदिश राशि है और वेग जो है वो एक सदिश राशि है। वेग का जो फार्मूला होता है विस्थापन बटे समय। त्वरण क्या होता है? एक्सीलरेशंस। समय के साथ साथ वेग परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। समय के साथ साथ उसके वेग में अगर परिवर्तन हो रहा है तो उसको क्या कहते हैं? तो इसको त्वरण कहते हैं। त्वरण का जो फार्मूला होता है त्वरण को ए से डिनोट करते हैं, ए से बदल करते हैं, तो ए इज इक्वल टू बी माइनस यू अपॉन टी। अगर इसको हिंदी में बात करें तो ए इज इक्वल टू बी माइनस यू अपॉन टी। बी हो जाता है अंतिम वेलोसिटी और यू है प्रारंभिक वेग। तो अंतिम वेग माइनस प्रारंभिक वेग अपॉन टी, ठीक है। अंतिम वेग माइनस प्रारंभिक वेग अपॉन समय, ये होता है त्वरण का फार्मूला। ए इज इक्वल टू बी माइनस यू अपॉन टी, या इसको बोल सकते हैं त्वरण इज इक्वल टू
डेल्टा बी अपॉन डेल्टा टी। ठीक। और त्वरण की जो इकाई होती है, जिसका मात्रक होता है, वो होता है मीटर पर सेकंड स्क्वायर। मीटर पर सेकंड स्क्वायर इसकी इकाई होती है। और ये भी एक सदिश राशि है। कैसी राशि है? सदिश, क्योंकि इसको भी डायरेक्शन की ज़रूरत होती है। एक समान त्वरण क्या होता है? जब किसी वस्तु के वेग में बराबर समय अंतराल में, चाहे समय अंतराल कितना भी छोटा क्यों ना हो, बराबर परिवर्तन होता है तो उसको एक समान त्वरण या अचर त्वरण कहा जाता है। असमान त्वरण किसको कहते हैं? नॉन यूनिफॉर्म एक्सीलरेशंस। जब किसी वस्तु के वेग में बराबर समय अंतराल में बराबर परिवर्तन ना हो तो उसका त्वरण को असमान त्वरण कहा जाता है। इसके बाद आते हैं एक समान वृत्तिगत क्या कहते हैं? यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशंस। जब एक कण एक वृत्तीय पथ पर एक समान चाल से चलता है तब उसकी गति को एक समान वृत्तीय गति कहा जाता है। मान लो ये कोई कण है और ये वृत्ताकार पथ पे चक्कर लगा रहा है, ठीक है, ऐसे करके चक्कर लगा रहा है, वृत्ताकार पथ है, तो उसकी जो गति होगी उसको एक समान वृत्तीय गति, नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशंस कहते हैं। ठीक है। और यहाँ पे जब इसकी हम लोग चाल निकालते हैं, स्पीड निकालते हैं, तो b इजिकल टू 2πr अपॉन टी। ठीक है। 2πr क्या है? जो वृत्त की परिधि है, क्योंकि जब कोई कण वृत्त पे मोशन करेगा ऐसे करके, ठीक है, तो उसकी जो दूरी होगी वो कितनी होगी? वृत्त की परिधि के बराबर होगी। तो ये क्या चाल बराबर दूरी बटे समय, और दूरी क्या है? ये दूरी होगी इसकी परिधि, और वृत्त की परिधि क्या होती है? 2πr अपॉन टी समय। इसमें कितना समय लग रहा है? तो ये होती है एक समान वृत्तिगत। इसके बाद बात करते हैं गति के जो नियम होते हैं, 3 नियम, 3 इक्वेशंस ऑफ मोशन। गति के कौन कौन से 3 नियम होते हैं ये भी समझ लीजिए। जो फर्स्ट नियम इसका होता है, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन होता है b इजिकल टू यू प्लस ए टी होता है। b इजिकल टू यू प्लस ए टी, ये गति का पहला नियम है। सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन, गति का दूसरा नियम क्या है? s इजिकल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। s इजिकल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। और तीसरा जो है इसका वो है बी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इजिकल टू 2as। ठीक है। ये 3 गति के नियम हैं जो आप लोग लर्न कर सकते हैं। और यहाँ पे बी यू ए और टी एस ये क्या है ये सब बता देते हैं आपको। सबसे पहले यू क्या होती है? प्रारंभिक वेग या इनिशियल वेलोसिटी कहते हैं। यू को प्रारंभिक वेग या इनिशियल वेलोसिटी कहते हैं। बी को अंतिम वेग या फाइनल वेलोसिटी कहते हैं। ये हमारा एक्सीलरेशन त्वरण होता है। ठीक है, ये त्वरण है। टी क्या है? समय है। और एस क्या है? डिस्टेंस है। यस, दूरी है। तो ये थी कुछ मोशन चैप्टर जो हमारा था, ये कंप्लीट हुआ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर हमारी वीडियो दोस्तों आपको अच्छी लगती है तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।